3 घंटा का मैराथन। ये जो आज की हमारी क्लास होने वाली है ये फैक्ट पर बेस्ड होगी। मैं आप लोगों से कल भी बताया था और आप लोगों में से आप लोग भी बता रहे थे कि सर एक क्लास कर दीजिए फैक्ट पर आधारित रहे। ठीक है, तो उन्हीं पर मैं आज भी आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। समाज कार्य में क्या क्या जो है अहम बातें हैं उन्हीं पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। देखिए, समाज कार्य के 3 स्तर हैं। जानते हैं आप लोग समाज कार्य के 3 स्तर कौन कौन से हैं? मेरे को समाज कार्य के 3 स्तर सही बता रहे थे, बताइए प्लीज। सर मेरी जो माइक्रो वाले हैं जी, एक आपका सूक्ष्म हो जाएगा, दूसरा आपका मेजो हो जाएगा, तीसरा आपका मैक्रो हो जाएगा, है ना। इसी सूक्ष्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? माइक्रो का नाम देते हैं, है ना, माइक्रो का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्तर हैं। ठीक है, समाज कार्य के 3 स्तर के नाम से इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। ये जो सूक्ष्म है ये सामाजिक कार्य में परिवार हो गया, रिलेशन हो गया, जैसी छोटी इकाइयाँ आती हैं इसमें। इसमें क्या आती है? छोटी इकाइयाँ आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जब बात करते हैं मीज़ो के बारे में तो समाज कार्य एक समुदाय की तरह या उसके माध्यम के आधार पर यहाँ पर इन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कह सकते हो कि समाज कार्य का एक समुदाय की तरह यहाँ पे समुदाय की तरह, ठीक है, प्रणालियों का वर्णन करेगा, प्रणालियों का वर्णन करेगा इसमें। और एक मैक्रो होता है, ये सोशल वर्क में अगर मैं बात करूँ, सामाजिक जो भी नीतियाँ वगैरह हैं, आप नीति प्लस में प्रणाली इनमें शामिल किया गया है ना। नीति और प्रणाली को इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। तो ये एक प्रकार का मैक्रो जो लेवल होता है वो बृहद स्तर के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकारी प्रणालियाँ शामिल की गई हैं, इसमें नीतियाँ शामिल की गई हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता की वकालत हो गया, शोध हो गया, प्रशासन की भूमिका हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यहाँ तक कि पैरवी प्रशासन की बातें भी इन्हीं के अंतर्गत रखी गई है मैक्रो के। जब बात करते हैं मीज़ो में, तो मीज़ो स्तर में किसी भी दिन आपके सामाजिक कार्य के सूक्ष्म और स्थूल जो स्तर होते हैं उनकी बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो समुदाय हो गया, स्कूल हो गया, टीम हो गया, संगठन हो गया, इनकी मदद करते हुए पाया जाता है मीज़ो सोशल वर्क। ठीक है, और सर जो माइक्रो। अस्पताल है वो भी इसी में आएगा ना? जी जो अस्पताल है वो भी मीजो में आएगा ना सर? बिल्कुल, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, आपका टीम हो गया, ये सब मीज़ो का ही पार्ट है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये 3 आप लोगों को ये बातें याद रखनी होगी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एक पीपल प्लान। पीपल प्लान का निर्माण कब हुआ था, जानते हैं आप लोग? प्लीज़ बताइएगा एक बार। पीपल प्लान, पीपल प्लान सन 1943 में M.N. राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये देखिए, जो बच्चे इसे, अक्षय जी कल के लिए आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपको हो सकता है पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो पीपल प्लान 1943 याद रखिएगा। और ये परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कि ये किसकी भूमिका रही है तो आप बता सकते हो M.N. राय महोदय की भूमिका इसके अंतर्गत रही है। सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है, कि किसके द्वारा बनाया गया है पीपल प्लान। ठीक है, तो और ये पीपल प्लान किस पर आधारित है तो आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्लान पर आधारित है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, आर्थिक योजना पर बेस्ड है, पर आधारित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि लोगों की योजना जो है, आर्थिक योजना किसने तैयार किया, तो M.N. राय ने तैयार किया था। और योजना ने कृषि और उत्पादन को प्राथमिकता दी है। इस योजना ने किस पर दिया है, बात किया है, कृषि प्लस में उत्पादन की प्राथमिकता दी है। ठीक है, प्राथमिकता दी है। ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जय नारायण यहाँ पे एक नाम आता है, वो भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। उनका नाम आता है जय नारायण, सॉरी जय प्रकाश नारायण होगा, जय प्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम भी। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना लेकर आए थे इसी आधार पे। ठीक है, 1950 में
जो पीपल प्लान है, तो इसी में बेसिकली सर्वोदय योजना लेकर आए थे। लेकिन आपको लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी की भूमिका है, तो भारतीय श्रम संघ की ओर अगर तैयार करने की कोई प्रतिक्रियाएं थी तो वो पीपल प्लान था। तो उन्हीं के आधार पर जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना को लेकर आया था। ठीक है। नेहरू महालनोबिस मॉडल कब आया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पता है किसी को? नेहरू नेहरू महल, ठीक है, महल नोबिस, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेहरू महल नोबिस मॉडल है एक, और ये मॉडल कब आया था तो आप सबको पता होना चाहिए, 1955 में आया था। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो बताइएगा एक बार। ये सुमृत वाले में सवाल आ सकता है और ये इजी सवाल है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। संविधान लागू कब हुआ है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? प्लीज़ बताइएगा आप लोग। योजना 15 मार्च 1950। हाँ, 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना। पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसके दौरान ये जो है चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये बातें कही गई है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर भी आधारित थी। तो सवाल बनता भी है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? तो कब बताएंगे आप लोग? सामुदायिक विकास 1952। कार्यक्रम 1952। हाँ, 1952 आपका फिर वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब फैक्ट हैं, इसको आप लोग प्लीज़ अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए, है ना। आर्थिक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आर्थिक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1952 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नियोजित अर्थव्यवस्था नामक एक पुस्तक है, पता है आपको? इसको बोला जाता है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। क्या बोला जाता है इसको? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर हाँ, बताएंगे जरा आप। इकोनॉमिक फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। बिल्कुल, एम विश्वेश्वरैया का नाम आता है। और कब? 1934। ठीक है, 1934, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, इनके संबंध में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे सामने आप एक नाम और आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? परिषद का गठन बताइएगा। 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। ठीक है, 1952, ये आपका इम्पॉर्टेंट तथ्य रहेगा। जैसे कि आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं लेके चल रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट बिंदु वो भी है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में थोड़ा सा सवाल पूछा जा सकता है, और ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो अप्लाइड टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक कार्य व्यवसाय, या आप इसे पेशे भी बोल सकते हैं, सामाजिक कार्य पेशे, ठीक है, की स्थापना, यानी व्यवसाय की स्थापना बेसिकली 19वीं सदी आप बताइएगा। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में आप शामिल करिएगा। ठीक है, अंत में जो है इसका विकास हुआ। ठीक है, और उसके बाद दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि समाज कार्य। ठीक है, मैं सोशल वर्क केवल लिख रहा हूँ, SW लिख रहा हूँ, इसे समझ जाइएगा कि सोशल वर्क है, ये सामाजिक कार्य है। ये बेसिकली लोगों, ठीक है, लोगों के कमज़ोर, जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर समूह कह लीजिए, उन कमज़ोर समूहों को, ठीक है, गरीबता, ठीक है, गरीबता या गरीबी आप कह लीजिए। ठीक है, गरीबता नहीं, गरीबी कहिए, सबसे बढ़िया रहेगा। जो है गरीब प्लस में असमानता के
ऊपर उठने में मदद करता है, उठने में मदद करता है, यानी एक प्रकार से इनकी गरीबता को समाप्त करना और असमानता को समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली पॉइंट आता है सामाजिक कार्यकर्ता 60% से अधिक हैं, है ना। अच्छा, ये किस फील्ड में है तो याद रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता 60% से अधिक हैं। किस फील्ड में अधिक हैं तो वो बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं में। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो है प्रदान कर रहे हैं लगभग जो सोशल वर्कर हैं वो कितने परसेंट, तो 60% याद रखिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्य आप ये भी लिखिएगा कि समाज कार्य जो है अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए कैरियर में से एक माना जाता है। तो अगर समाज कार्य की सबसे ज़्यादा अगर विकास देखा जाए तो वह कहाँ पर देखने को मिलता है, समाज कार्य का। ठीक है, समाज कार्य का सबसे तेज़ी से ठीक है बढ़ते कैरियर में से अमेरिका देश सर्वोच्च है। अमेरिका देश जो है वो क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, सबसे ऊपर है। ठीक है, ये बात आप, या शीर्ष कह लीजिए, यहाँ पे ऑब्लिक करके शीर्ष लिख लीजिए, शीर्ष पर है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। उसके बाद पुरुष और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पुरुष प्लस में महिलाओं की बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता में। ठीक है, तो लगभग एक औसतन आयु क्रमांक दर्शाया गया है, औसतन आयु दर्शाया गया है, और वो क्रमशः किस रूप में होगा, क्रमशः का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष वाली एज बता रहा हूँ 43.5 है, और महिला की अगर हम बात करते हैं तो 42 है। ठीक है, ये क्रमशः एक आयु दर्शाई गई है। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता के औसतन में। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका में सभी कार्यकर्ताओं में से लगभग श्वेत, ठीक है, श्वेत हैं, श्वेत की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता है लगभग 58.4% है, वो श्वेत लोग। श्वेत का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, श्वेत गोरे लोग है ना, बिल्कुल श्वेत लोग है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2019 में एक डेटा गया था, अच्छा यहाँ पे यूएसए भी लिख लीजिएगा, है ना, यूएसए भी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2019 में अमेरिका में लगभग सामाजिक कार्यकर्ता की नौकरियां कितनी थी, लगभग बताया गया कि 7,13,200 नौकरियां थी। बट ये ध्यान रखिए 2019 का ये डेटा, अभी तक यही डेटा जो है हमारे सामने देखने को मिला है। ठीक है, गरीबी से जो जूझ रहे हैं, शारीरिक और मानसिक शोषण के जो शिकार हैं, उन लोगों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो बढ़ी है। अब यह बात आप ध्यान रखिएगा, एक अनुमान बताया जाता है कि उसके बाद आप लोगों को लगभग 1,09,700 सामाजिक कार्यकर्ता की नौकरियां भी आपको मिलेंगी अभी आने वाले टाइम में, ऐसा अमेरिका के डेटा के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। सामाजिक कार्यकर्ता जो है रोजगार में लगभग 13% की बढ़ोतरी भी होगी। ठीक है, और जेम एडम्स पहली महिला हैं, कार्यकर्ता हैं जिन्हें 1931 में नोबल शांति का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो मैं चाहूँगा वो भी आप तथ्य एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, जेन एडम इनका पूरा नाम है, और जेन एडम महोदय ने सन 1931 में इनको क्या मिला था, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा ये। और ये बेसिकली जो शिकागो में व्यवस्थापन गृह है उसकी स्थापना किया था। ठीक है, इसको बोला जाता है निपटान घर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, निपटान घर बोला जाता है। 1900 के दशक में इसकी जो है इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था, स्थापना की थी। समाजशास्त्री हैं, शांति कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं। ठीक है, इनका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समाज कार्य में अगर मैं आपको बात करूं जी, ऊपर जो डेटा बताया है 2019 का यूएसए का सर बड़ा है, तो इंडिया का डेटा कुछ मालूम है सर कि बड़ा है सोशल वर्क का डेटा
इंडिया में या घट रहा है सर? नहीं नहीं, डेटा तो बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कोई एग्जैक्ट वो सर्वे नहीं आया है अभी सामने फ्रंट पे कि जो आपको बताया जाए। अमेरिका के जो सर्वे हैं देखने को मिले हैं 7,13,200, ठीक है। और भारत में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ऐसा अभी नहीं मिला, लेकिन हाँ एक अनुमान बताया जाता है कि 2026 तक में लगभग 7,90,000 से आसपास जो है सामाजिक कार्यकर्ता लोग हो जाएंगे, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता जीवन के सभी चरणों में लोगों की मदद करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के, और गोद लेने से लेकर धर्मशाला देखभाल तक की सभी स्थितियों में सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके संबंध में आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आपने एक नाम सुना होगा NASW के बारे में, NS, ठीक है, NASW। उम्मीद है कि आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क है, इसकी स्थापना सन 1955 में हुई, और ये बेसिकली भूमिका कब चीज़ों पर निकालता है, आचार्य संहिता में, तो 1960 वाले वर्ष में देखने को मिल जाती है इसकी, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें कुछ विषय शामिल किया है इसने, तो वो इस विषय को लेकर सवाल पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक विषय है इसकी गोपनीयता को बनाए रखने की बात करता है, ठीक है, गोपनीयता को। और दूसरी बात करते हैं तो ग्राहक के साथ यौन संबंध, यानी क्लाइंट कार्यकर्ता को अपने ग्राहकों के साथ यौन संबंध बनाने की जो है मनाही करने की बात करता है, तो इसलिए ये भी शब्द याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो विषय हैं जो अपने सिद्धांतों के अंतर्गत वो शामिल करता है ना। तो एक गोपनीयता हो जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है पॉइंट में, ग्राहकों के साथ यौन संबंध की मनाही, यौन संबंध की मनाही, ठीक है, ये आपको दूसरी बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। प्रभाव को अनुचित उपयोग ना हो, उस पर भी बात इन्होंने किया है, प्रभाव का अनुचित उपयोग ना हो, ठीक है, अनुचित उपयोग ना हो, इसके बारे में भी इसने बात किया है, ना हो। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें योग्यता, योग्यता की बात इसने किया है, सत्यनिष्ठता की बात किया है, ठीक है, योग्यता प्लस में सत्य निष्ठा की बात इसने किया है। ये बात आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई तो एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज़। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नीति, DPSP का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, DPSP के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं राज्य के, एक मिनट, इसको आप लोग ने नाम सुना होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, है ना, DPSP के बारे में, ठीक है। DPSP क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। पहली बात तो आपको ये कि भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशनों के ये जो है समान माना जाता है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये महिला और बालकों और पुरुषों के सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखने की बात करता है DPSP, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, इन्हीं पर जिक्र करता है, और ये सभी नागरिकों के बारे में बात करता है। तो यह संविधान के जो यहाँ DPSP है जो भाग है, ठीक है, भाग 4 है, और इस भाग 4 को कहाँ से लिया गया है, तो आपने एक नाम सुना होगा आयरिश, आयरिश का मतलब आयरलैंड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, आयरलैंड का नाम सुना होगा, वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। और इसकी अवधारणा आयरिश के संविधान के अनुच्छेद 45 से आई है, ठीक है, अनुच्छेद 45 से आई है। इसमें कुल टोटल, हालांकि अगर बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 तक के जो हैं आर्टिकल्स इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली इन सिद्धांतों को 3 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा समाजवादी, एक का नाम रखा इसने
समाजवादी सिद्धांत, और एक का नाम उन्होंने रखा गांधीवादी समाज, और एक का नाम रखा उदारवादी, या आप इसी को कह सकते हैं बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, बौद्धिक सिद्धांत। तो ये 3 भागों में जो है इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, आर्टिकल्स को, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दूं, ये 42 एक आर्टिकल्स है समाजवादी का, जहाँ पे बात करता है राज्य की काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत की बात करता है, वो अनुच्छेद 42 है। वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। गांधीवादी में बात करते हैं तो एक अनुच्छेद 40 है, आप देखते रहते हैं हमेशा, कि ये दर्शाता है ग्राम पंचायतों के स्वशासन की इकाइयों को संगठन करने के लेकर एक ये आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाता है। और इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल्स आता है 48, जो दर्शाता है गाय, बछड़ों या अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लेकर, है ना। जब हम बात करते हैं उदारवादी में कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसमें एक 44 है। 44 का मतलब हो गया कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये बात कही गई है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 48 एक आता है, 48 नहीं 45, 48 आता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, 45 इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने के तक में प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की देखभाल है, उनकी जो शिक्षा है, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराने के संबंध में बातचीत करता है। ठीक है, इसी में एक और आता है अनुच्छेद 51 आता है, 51 का नहीं 51 आता है केवल, वो आपसे बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो डीपीएसपी में संशोधन हुआ। डीपीएसपी में क्या हुआ था, संशोधन हुआ डीपीएसपी में। जब ये संशोधन का पार्ट हुआ तो एक 42वां संविधान संशोधन में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और वो हुआ था 1976 में। ठीक है, तो इसमें जो है भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बदलाव की बात करूं तो 3 आर्टिकल्स हैं, प्लीज़ इनमें 3 आर्टिकल्स आप ध्यान रखिएगा। एक आर्टिकल 39 का ए था, और एक आर्टिकल जो था वो 43 का ए था, और एक आर्टिकल जो था 48 का ए था। तो ये 3 आर्टिकल्स थे, इनमें जो है संशोधन किए गए। अब ये थे क्या क्या, जो 39 का ए था, इसमें केवल कीवर्ड लिखिएगा, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता थी। तो ये बेसिकली गरीबों की निःशुल्क सहायता थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पहला। और 43 का जो ए था वो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी थी। तो यानी आप कह सकते हैं उद्योग के, ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी थी। श्रमिकों की क्या थी, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी थी। ठीक है, और जो 48 का ए है वो पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहा था या सुधार की बात कर रहा था, पर्यावरण की रक्षा या तो सुधार की बात कर रहा था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन में 3 बातें थी, तीनों बातों को आप ध्यान रखिए। पहला संशोधन था ये, तो फिर इसमें यहीं तक संशोधन नहीं, फिर उसके बाद आपका आता है 44वां संविधान संशोधन, इसी का डीपीएसपी में, वो आता है 1977। इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया, घोषित भी किया गया कि राज्य के विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करना। तो एक चीज़ आप केवल याद रखिए कि जो आर्टिकल 38 है, जो आर्टिकल 38 है, ये इसमें क्या कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम कर सके। तो यानी आर्थिक असमानता जो है, आर्थिक असमानता को क्या कर सके, कम कर सके, ये बात इसमें कही गई थी 38 वाले में। हालांकि मौलिक कर्तव्यों की सूची से उसी समय एक और पॉइंट मिल जाता है, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, ये दूसरा संशोधन था। इसी में एक और तीसरा संशोधन आप ध्यान से रख सकते हैं अपने मन में, वो है 86वां संविधान संशोधन 2002 का। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो अनुच्छेद जो 45 है, जो अनुच्छेद 45 है, 45 है, विषय वस्तु को उसको बदल दिया गया। अब वही विषय वस्तु जो बदली गई वो बेसिकली प्रारंभिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यानी इसको बदल कर कहाँ पर रख दिया गया, मौलिक अधिकार में रख दिया गया। यानी अनुच्छेद जो बना वो 21 का ए बना, या आप कह सकते हो का,
भी या तो आप ए कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली 2-3 बातें थी, इसको आप लोगों को थोड़ा सा डीपीएसपी के संबंध में याद रखना है। इसमें कुछ कुछ अगर हम बात करें तो कुछ केसेस थे, केसेस का वर्ष केवल आपको याद रखना है बस। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ केसेस हैं, उन केसेस के वर्ष याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक नाम सुना होगा जो है चंपकम दोराय राजन वर्सेस मद्रास राज्य। ये जो केसेस थे 1951 का था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच भीख संघर्ष के मामले मौलिक अधिकार में मान्य होंगे, ऐसी बात इसमें कहा गया था। और एक अगर हम बात करें तो एक आपका आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक है। और ये 1967, देखिए ध्यान से, ये जितने केसेस बता रहा हूँ ये डीपीएसपी के केसेस हैं, ठीक है। इसमें बात हुई तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा इस केस में बताया गया था। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, वो बहुत फेमस है, शायद सबको पता होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और ये था 1973, ये पेपर में आ भी चुका है ना, पेपर में आया भी है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाले मामले को 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया था और कहा कि संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल संरचना नहीं बदल सकती, जो चीज़ें पहले से हैं उसको नहीं बदल सकती, लेकिन संशोधन कर सकती है। तो ये सब बात सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे कहा था। और एक लास्ट केस है, और वो केस है मिनर्वा मिल्स, है ना, मिनर्वा मिल्स वर्सेस आपका भारत संघ है। और यह अगर हम बात करते हैं तो 1980 में आया था केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है ना, मूल ढांचे नहीं बदल सकती, बाकी किसी भी संशोधन कर। तो कोई भी इसमें ऐसा कोई केस नहीं था, हर केस में यही कोर्ट कह रही थी कि आप जो मूल चीज़ें हैं उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना होगा। अब सर ऊपर जो केशवानंद भारती लिखे हैं सर, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम है या किसका नाम है सर? केशवानंद भारती, ये कोई भी केसेस होते थे, वो किसी कोई व्यक्ति अगर कर रहा था तो अपने नाम पर ही करता था, है ना, तो उसके खिलाफ लड़ाई होती थी तो वो नाम रख दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब में आता है गोलकनाथ। हाँ सर, वाइज पूछेगा कि किसने क्या बोला ये पूछेगा सर? नहीं, इसमें देखो अभी जो लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का पूछा गया सवाल था कि कब ये आया था, इतना पूछा गया है, बाकी इसके अंतर्गत नहीं पूछा गया। लेकिन मैंने एक लाइन में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अगर बाय द वे अंदर पूछे तो आप बता दो, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। जो यहाँ पर पहला है चंपकम दोराय राज्य वर्सेस मद्रास राज्य को लेकर 1951 में ये आया था फैसला, मतलब एक केस था। इस मामले में बात ये थी सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था अपना, कहा था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। तो दोनों के में अगर आप डीपीएसपी और मौलिक अधिकार की बात करोगे तो प्राथमिकता किसको दोगे? सबसे पहले तो आप मौलिक अधिकार को दोगे। ये बात कहता भी है, किस केस में कहा गया है? चंपकम दोराय राज्य वर्सेस मद्रास राज्य में, ठीक है, 1951 वाले में। दूसरा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, इसमें अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो इसमें 1967 की बात है ये, और न्यायालय ने घोषणा किया कि भाई डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, ठीक है। ये मैटर इसके अंतर्गत था। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य की 1973 बहुत फेमस रहा ये, और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक गोलकनाथ का केस था, वो 1967 का था, उस फैसले को उसने खारिज कर दिया और कहा कि घोषणा की संसद संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में, अब जरूरी नहीं केवल डीपीएसपी हो, कोई भी पार्ट हो उसका, तो वो संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती जो है संसद। ये बात इसमें कही। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ है, ये 1980 का है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया, कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर तो सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं परिवर्तन कर सकती। बात दोनों को सिमिलर थी, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ अधिनियम में आए, उन अधिनियमों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं वो आपको मदद करेंगी। सबसे पहला पॉइंट ये, तो देखिए समाज में श्रमिक वर्ग के हितों के लिए, रक्षा के लिए, बात को ध्यान समझिएगा, मैं डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए मैं श्रम सुधार पर बात कर रहा हूँ। किस पर? श्रम सुधार पर बात कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि समाज के श्रमिक, समाज में जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए क्या बनाए गए? कुछ एक्ट बनाए गए। उन एक्टों को हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये, इस एक्ट में अगर आपसे सवाल पूछता है तो पहला नंबर पे आप नोट करिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक है, आप लोग को मालूम होगा, और ये अधिनियम 1948 में आया। तो संशोधन वाली पार्ट अगर श्रम संहिता की बात आएगी, संशोधन वाली किस तरीके से श्रम संहिता की, तो आप करिएगा 2000, ठीक है, ये बात संशोधन वाला पार्ट में। दूसरा याद रखिएगा, अनुबंधन मतलब एक प्रकार से लर्निंग ही होता है, कंडीशंस ही होता है। श्रम विनिमय है ना, विनिमय एक्सचेंज, ठीक है, विनिमय। और उन्मूलन का मतलब क्या होता है? कम करना, है ना। और ये अधिनियम 1970 का है, 1970 का है, ये आपका आ जाता है इसमें। आपने नाम सुना होगा बाल श्रम निषेध के बारे में, हालांकि किशोर न्याय अधिनियम से ये दर्शाता है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना निषेध है इसके संबंध में, ठीक है। तो बाल श्रम निषेध है जो एक्ट विनिमय अधिनियम है, ये तो आया 1986 में, ठीक है। और इसे 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनिमय अधिनियम के नाम पे पुनर्निर्मित हुआ। तो बेसिकली 2016 में हुआ था। तो डीपीएसपी के बेस पे बात कर रहा हूँ, हालांकि अगर ये मैं बात करूँ आपसे तो 2006 भी है, 2015 भी है, 2019 भी है, 2021 भी है, कई संशोधन के पार्ट हैं, परंतु मैं डीपीएसपी के आधार पे बाल श्रम निषेध की बात कर रहा हूँ। तो आप 1986 के बाद 2016 सोचिएगा, और 2016 जब सोचेंगे तो आप एक शब्द ध्यान रखिएगा, बाल एवं किशोर श्रम, क्या होगा? बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनिमय अधिनियम, निषेध, ठीक है, विनिमय अधिनियम यानी एक्ट, ठीक है, एक्ट के रूप में पुनः वर्णित हुआ। उसके बाद आपने एक नाम और सुना होगा, बंधुआ मजदूरी अधिनियम सुना होगा, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? बताइए जरा एक बार। बंधुआ सुना है सर। सुना है आपने, ठीक है। मजदूरी प्रणाली एक उन्मूलन एक्ट है, उन्मूलन एक्ट है, और ये एक्ट 1976 का है। और उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, खनन एवं खनिज, है ना, और ये अधिनियम जो है विकास एवं विनिमय पर आधारित है, विनिमय या विनिमयन पर आधारित है, और ये भी 1957 है, ये 1900 क्या है? 57 है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक आपको मिल जाएगा महिला के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, आपने नाम सुना होगा, वो था मातृत्व लाभ एक्ट था, और 1961 है ना। और एक आपने नाम सुना होगा, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वो आपने सुना होगा सामान परिश्रमिक एक्ट और 1976, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी। देखिए ये एक्ट वगैरह याद कैसे होंगे, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का था, 2020 में बेसिकली संशोधन, 2020 लिखा है 2000 लिखा मैंने? 2000 2000 एक मिनट, सर। इसको करेक्ट करिए, 2000 नहीं 2020 करिए, 2020, ठीक है, 2020 करिएगा।
और उसके बाद अनुबंधन श्रम विनिमय अधिनियम 1970 होगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम होगा 1986, संशोधन वाला पार्ट होगा 2016 का। और फिर उसके बाद खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 होगा, बंधुआ मजदूरी अधिनियम की बात होगा तो 1976 होगा, मातृत्व लाभ अधिनियम होगा तो 1961 होगा, और समान पारिश्रमिक अधिनियम होगा तो 1976 होगा। ठीक है, ये आपको एक्ट जो है थोड़े से याद रखने होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आप सबके देखने को मिल रहा है, और वो वर्ड है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या बातें हैं इनको थोड़ा सा आप एक बार सुन लीजिए। बेसिकली आपने नाम सुना होगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, संविधान संशोधन। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो सन 1992 लगाइएगा, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, यह चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसमें बेसिकली त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली इसमें शुरू की गई थी। ठीक है, त्रिस्तरीय कौन कौन सा था तो याद रखिएगा, नाम एक ग्राम होगा, दूसरा क्या होगा ब्लॉक होगा, तीसरा क्या होगा जिला स्तर होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय नाम से ये जाना जाता है। ठीक है ना, ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, कुटीर उद्योग की बात करता हूँ अगर मैं, कौन सी उद्योग, अच्छा ये अनुच्छेद की बात अगर करूँगा इसमें तो अनुच्छेद जो बनेगा वो बन जाएगा आपका कौन सा 40 वाला, 40 वाला, है ना। तो ये भी बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपने कुटीर उद्योग का नाम सुना होगा, सुना होगा ना, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है। अनुच्छेद आपका अगर मैं बात करूँ 43, हाँ 43 है, मतलब कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है और सरकार के कई जो बोर्ड हैं वो स्थापित करता है इसके अंतर्गत, वो अनुच्छेद 43 हो जाएगा कुटीर उद्योग में। शिक्षा की अगर बात आप लोगों से की जाएगी तो शिक्षा वाला जो आर्टिकल्स बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 45 वाला, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें कही गई है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने नाम सुना होगा आरटीई के बारे में। आरटीई बेसिकली जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो 2009 लगाइएगा, लेकिन अगर आपसे आरटीआई पूछ लिया जाएगा तो आप क्या लगाएंगे 2005 लगाइएगा। 5। तो आरटीआई अलग है और आरटीई अलग है। आरटी राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा मेन चीज़ जो है वो राइट टू एजुकेशन है, जो 2009 में पारित हुआ था। तो यही बात बताएगी कि शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे प्रत्येक बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में उनको स्वीकार किया जाए, ये बातें इसके अंतर्गत बताई गई थी। ठीक है ना, उसके बाद डीपीएसपी में और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे, तो ग्रामीण क्षेत्र का जब भी विकास होता है तो हमारे सामने एक ही बात आता है, और वो बात क्या है, वो बात है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है जब भी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं तब, और यहाँ पर वो प्रक्रिया बन जाती है 1952 वाली। आपने एक और चीज़ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, वो भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और वो आता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये भी आता है। तो इस कार्यक्रम की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो 1978 और 79 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। यहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने नाम सुना होगा मनरेगा के बारे में, है ना, कौन सा मनरेगा। ये मनरेगा वाली पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 2006 में ये बेसिकली अपनी एक अहम भूमिका निभाता है मनरेगा। आपको बता दूं कि ये 100 दिन का जो है रोज़गार देता है, दिन की जो वेतन देता है वो 225 रुपये देता है, ये वेतन देता है दिन का, और 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराता है मनरेगा। ये बेसिकली इस पे आधारित है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 आप ज़रूर इसमें याद रखें, आर्टिकल जो है 47, जहाँ पे राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कदम उठाया और नशीली पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों के सेवन को रोक लगाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसमें जो अनुच्छेद होगा वो आपका 47 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है पर्यावरण। यहाँ पर पर्यावरण में वही आर्टिकल्स बता रहा हूँ मैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर्यावरण में तो पर्यावरण में कौन कौन से आपको अनुच्छेद मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक अनुच्छेद आपको मिलेगा वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपको मिलेगा वन संरक्षण एक्ट,
और ये आपको मिलेगा 1980, और एक आपको मिलेगा पर्यावरण, ठीक है, संरक्षण एक्ट, ये आपको मिलेगा 1986, है ना। तो ये बेसिकली कि ये तीनों जो एक्ट थे, ये तीनों एक्ट की भूमिका क्या थी, वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा को लेकर थी, ठीक है। वन्य जीवों और वनों की क्या थी, सुरक्षा की बात की गई थी, ठीक है ना। ये बात आप इसमें ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इतनी बात अगर स्पष्ट है तो फिर बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर। ठीक है, देखिए केवल वही चीज़ों पर बात करें जो प्रश्न हम लोगों को परीक्षाओं में मिल जाए या जिसके संबंध में कुछ तथ्य मिल जाए, वह बात किया जाए तो सबसे उचित माना जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुछ योजनाएं जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, उन योजनाओं को आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि वो योजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योजनाओं से भी प्रश्न हम लोगों से परीक्षा में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं एक और चीज़ बताता हूँ, उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मानवाधिकार की बात अगर आती है तो कब आप लोग लगाते हैं ऑप्शन में मानवाधिकार की घोषणा वगैरह को लेकर, तो आप लोग क्या लगाते हैं, आप 1948 लगाते हैं। भारतीय संविधान की जब बात आती है तो अब क्या लगाते हैं आप, 1950 लगाते हैं, बात लागू की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब राष्ट्रीय बाल नीति की बात आए तब क्या लगाओगे आप, राष्ट्रीय बाल नीति, तब आप क्या लगाना उचित समझोगे, राष्ट्रीय बाल 1959 लगाइएगा, 1959 लगाइएगा राष्ट्रीय बाल नीति के संबंध में, ठीक है। तो हालांकि पेपर में आता भी है, पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब हुई। तो ऐसे कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में आई थी। कब आई थी बताइए एक बार। 1988। हाँ 1988 वाला, जब वन की बात आएगी। लेकिन जब बात यहाँ पे राष्ट्रीय बाल नीति की थी 1959 लगा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया था 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति आई। समेकित बाल विकास योजना जो आया, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है, ठीक है, पूर्णता के रूप में। फिर उसके बाद आपको याद रखना है समेकित बाल विकास योजना कब आया था, समेकित बाल विकास योजना कब आया था, समेकित बाल विकास योजना कब आया था बताइएगा ज़रूर। 1975 में आया था, 1975 में आया था समेकित बाल विकास योजना, ठीक है ना। 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति आई थी, राष्ट्रीय पोषण, ठीक है, राष्ट्रीय, अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण नीति को लेकर तो वो 1993 में आई थी, 1993 में आई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय चार्टर है, चार्टर एक्ट है, वो कब आया था, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, बच्चों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय चार्टर जैसे कई प्रयास हुए तो वो राष्ट्रीय चार्टर क्या होता है? बिल्कुल बताते हैं। देखिए 2003 में बेसिकली क्या हुआ, यहाँ जो जिक्र किया गया वो राष्ट्रीय चार्टर के बारे में बात किया गया। राष्ट्रीय चार्टर होता क्या था, वही बातें थी जहाँ पे बंधुआ मजदूरी रोकने की बात, 6 से 14 साल की, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाकर लागू करना, ये जो है भावना 2003 में राष्ट्रीय चार्टर में किए गए वादे थे। उसमें कुछ वादे होते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें करना है, तो बच्चों के लिए जो वादे बनाए गए थे वो 2003 में बनाए गए, वो राष्ट्रीय चार्टर कहलाता है। चार्टर का मतलब एक प्रकार से वादा ही आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। इसके संबंध में बच्चों के अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों के 5 ही अधिकार होते हैं। उन 5 अधिकार को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछता है, आपको एलिमेंट करना होगा। एक आपको ध्यान रखना है शिक्षा का अधिकार, दूसरा आपको ध्यान रखना है खेल कूद, और तीसरा आपको ध्यान रखना है, हालांकि खेल कूद और मनोरंजन एक ही जैसा रिलेट होता है, और एक आपको याद रखना है सांस्कृतिक, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, और सांस्कृतिक एक आपको रखना है सूचना प्राप्त करना, ठीक है। हालांकि कई ऐसे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं यही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और उसके बाद विचारों की चेतना, ठीक है, विचारों की चेतना, और एक लास्ट लिख लीजिए
धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, इतनी जो है बच्चों के अधिकार के अंतर्गत बात कही गई है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई पेपर में पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है। शिक्षा है, खेल कूद है, मनोरंजन है, सांस्कृतिक है, सूचना प्राप्त है, सूचना प्राप्त करना है, विचारों की चेतना हो गई, धर्म की स्वतंत्रता हो गई, बच्चों के संबंध में ये अधिकार है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। क्लियर है इतनी बातें? एक बार बता दीजिए प्लीज, एक बार यस बता। सर। आपने एक नाम सुना होगा, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा कि वर्ष 1999 2000 मानवाधिकारों के वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने, मैंने जब आपको क्लास ले रहा था तो वहाँ पर आप लोगों से ये जिक्र भी किया था। हालांकि पहली बार मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? पहली बार मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? पहली बार अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था, तो 10 दिसंबर आप लोग लगाइएगा, सन 1950 में ही मनाया गया था। ठीक है, पहली बार। और 1999 और 2000, ठीक है 2000, ठीक है, ये जो वर्ष की बात करते हैं तो मानवाधिकार वर्ष माना जाता है, मानवाधिकारों का वर्ष माना जाता है। ठीक है ना, वर्ष माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस कह लीजिए या विश्व मानवाधिकार दिवस कह लीजिए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने बेसिकली मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को लेकर जिक्र किया था इसमें। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर रहेगा? एक बार बता दीजिए। जी सर। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? आपको ये भी ध्यान रखना होगा, परीक्षा में ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि भारत में अगर जिक्र किया जाए, भारत में राष्ट्रीय, ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ठीक है, 1993 में हुई थी। इसी को इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? HRC ना, HRC बोलते हैं इन शॉर्ट में। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब? 1993। इसी के जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया था वह था मानवाधिकार अधिनियम 1993 का संरक्षण वाली प्रक्रिया शामिल की गई थी। मानवाधिकार के अंतर्गत ये जिक्र किया गया है। इसके संबंध में भारत में कुछ कानून और कुछ नीतियाँ बनाई गई, है ना। उन कानून और नीतियों के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से जिक्र करूँगा, वो पॉइंट होगा आपका वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम, यह एक्ट 2006 में आया था। उसके बाद दूसरा आप ध्यान में रखेंगे, भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापना, क्या था? पुनर्स्थापना एक्ट, वर्ष जो था वो 2013 का था, 2013 का था। ठीक है, तो ये मुआवजा और स्थापना का अधिकार बेसिकली था दूसरा वाला। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रीट वेडर्स का नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में देख लीजिए आप लोग कल। स्ट्रीट वेडर्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट वेडर्स जो है ये एक एक्ट है, और इस एक्ट में अगर हम बात करें तो 2014 में ये एक्ट आया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत के संबंध में व्यापारी और कुछ वैज्ञानिकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आपने एक नाम सुना होगा, विश्व प्रेस जो है विज्ञप्ति। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। जैसे मैंने पॉइंट आपको डाला कि भारत में संबंधित व्यापारी, ठीक है, और वैज्ञानिक का प्रदर्शन कैसा है। ठीक है,
प्रदर्शन कैसा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक नाम हमें देखने को मिलता है और वो नाम आता है विश्व प्रेस विज्ञप्ति 2022 की। ये इसमें क्या था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है प्रकाशित करता है और इसमें 180 देशों में से भारत की जो रैंक है, इसमें भारत की रैंक जो है वो 150 है। भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 150 है। ठीक है, 150वें स्थान पर है 180 देशों में से, 180 देशों में से। तो ये डेटा बेसिकली 2022 वाला। अब 2016 में जो था 133 था, लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा। अब देखो रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण क्या था? पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि हो गई थी। इस वजह से इसमें जो है गिरावट भी देखने को मिल जाती है हमें। ठीक है, कारण यही था इसमें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो मानव स्वतंत्रता का जांच करता था और इसमें अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट पे आ गए आप लोग, मानव, ठीक है, स्वतंत्रता जांच करता। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रकाशित रिपोर्ट है जो 2021 में बताया गया कि भारत जो है 165 देश में से, भारत जो है 165 देश में से स्थान जो है उसका 119वां है। 165 देश में से 165वां स्थान है। ठीक है, भारत का इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इस संबंध में। ठीक है, उसके बाद 165 देश में से 165 अरे सॉरी 165 देश में से 119वां स्थान है, 119वां स्थान है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आपका आता है 2021 में ये बेसिकली जो है ये जो आया था वो आर्थिक था, वो आर्थिक स्वतंत्रता का अनुदेशन था, आर्थिक स्वतंत्रता का अनुदेशन था, है ना, मतलब इंस्ट्रक्शंस था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हेरिटेज फाउंडेशन और इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस रिसर्च के द्वारा 2021 में ये चीज़ें बताया गया और इसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का जो स्कोर है, भारत का आर्थिक स्वतंत्रता का, है ना, स्वतंत्रता का जो स्कोर है वो है 53.9। ठीक है, और शोधकर्ता ने इसमें भारत की फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री के मामले में 131वें स्थान पर है भारत। ठीक है, तो ये भारत जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 131वें स्थान पर है। बट एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये तो पूछा गया फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री के मामले में, है ना, वहाँ पर था 131वां स्थान। लेकिन जब एशिया प्रांत क्षेत्र से पूछा जाएगा, किसके, एशिया प्रांत के संबंध में पूछा जाएगा, तब आप बताइएगा कि 39 देशों में से, ठीक है, भारत का जो स्थान है वो 87वां स्थान है भारत का। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे 27वें नंबर पर है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थी इसके अंतर्गत ये बातें कही गई थी। 39 देश लिखा ना ये जी, 39 देश लिखा है, सॉरी 39 बिल्कुल 39 ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, है ना, एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर इनको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संवैधानिक परामर्शदाता किसको कहा जाता है? संवैधानिक परामर्शदाता जो है वो फाउंडेशन का नाम क्या बताए थे सर? फाउंडेशन का नाम क्या बताए थे सर? फाउंडेशन यहाँ पे अगर हम बात करें हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट रिसर्च 2021 था, उसके द्वारा ये बेसिकली जो स्कोर बताया गया था भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का, वो 53.9 था, है ना, 53.9 था। ठीक है ना, बताइए। ओके थैंक यू सर।
ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा GATT के बारे में। किसके बारे में? GATT के बारे में। जानते हैं क्या है GATT क्या है? GATT क्या है आपको पता होना चाहिए, प्लीज़ बताइए एक बार। आपको पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ जो है टैरिफ, वो होगा ट्रैफिक होगा। क्या था ये? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, है ना? ठीक है, याद हो गया। याद रखिए इसको भी, TARIFFS, टैरिफ्स एंड ट्रेड मतलब क्या था? यूनियन। ट्रेड का मतलब क्या था? एक प्रकार से यूनियन था, यानी एक प्रकार से संघ था। इसको कहते थे शुल्क तथा व्यापार पर, है ना? शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता था। ये सामान्य समझौता था, ठीक है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसको गेट कहते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? गेट बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? ऑफ के जगह अरे सर इसको ऑन क्या होगा लिखे सर। ऑफ के बाद? ऑफ के जगह ऑन होगा सर। ऑन होगा। ओके, यहाँ ऑन कर लो। इसकी हिंदी आप लिख लो, हिंदी बहुत इजी है। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, है ना? ये होता है इसका हिंदी, ठीक है, ये होता है। सर ये 19 क्या लिखा? हाँ, 1944 में बेसिकली क्या था ये, यूके में इसकी जो है स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। 1944 ब्रिटेन में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय जो है इसकी जो है वहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। ये विश्व व्यापार संगठन बेसिकली क्या है? WTO से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे बन जाएगा आपका? WTO से बन जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो राष्ट्रों के मध्य जो है व्यापार नियमों को क्या करता है? ये समझाता है या समझौता करता है या उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो इस संबंध में ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। WTO की भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है और इसी में मिलती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना? गेट के बारे में, ठीक है। 1948 की भूमिका मानी जाती है इसकी, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है ये हम सब के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। और WTO होगा इसका पूरा नाम। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सामाजिक समस्याओं को लेकर कि भारत में निर्धनता का कारण क्या हो सकता है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, निर्धनता का रीज़न क्या हो सकता है ना? तो ये आपको ध्यान। सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया था भारत में स्वतंत्रता के बाद? बताइए जरा एक बार। स्वतंत्रता के बाद, है ना? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, प्राप्ति के बाद बताइए सर्वप्रथम भारत में गरीबी का अध्ययन किसने किया? भारत में, ठीक है, गरीबी का अध्ययन, नाम याद है? BS मिनहास, ठीक है। BS मिनहास के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में, ठीक है। गरीबी के बारे में इन्होंने जो है अध्ययन किया था। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन अगर हम बात करते हैं तो आपको एक नाम और देखने को मिलता है 1870 वाली प्रक्रिया। और 1870 में किसका नाम मिलता है? क्योंकि भारत में ही हो रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तब किसका नाम आता है स्वतंत्रता से पहले की? प्लीज़ बताइएगा। दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पहले यानी 1870 में किसने किया था? दादा भाई
लिखा भाई नरोजी। नरौजी ने किया था। ठीक है, ये आप करेंगे। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? गरीबी का अध्ययन, गरीबी का अध्ययन। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना। NSS का पूरा नाम क्या है प्लीज़ बताइएगा जरूर। NSSO है ना? नेशनल स्कूल, अच्छा नहीं, NSSO है राष्ट्रीय प्रतिदर्श, राष्ट्रीय प्रतिदर्श नेशनल सैंपल, है ना। सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सामान्य बेरोजगारी क्या है, साप्ताहिक बेरोजगारी क्या है, प्रचंड बेरोजगारी क्या है ना, दैनिक स्थिति की बेरोजगारी क्या है, इन सब के बारे में ये बातचीत करता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के संबंध में ये बातें कही जाती है। ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, NSSO का मुख्यालय जो है दिल्ली फरीदाबाद में है, दिल्ली फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण, ठीक है, ग्रामीण रोजगार योजना। यह 25 दिसंबर 2011 में यह योजना जो है लाई गई थी। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। महिला समख्या कार्यक्रम कब लाया गया था? महिला समख्या कार्यक्रम कब लाया गया? तो 1989 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर रहेगा? बताइए, एक बार स्पष्ट करिए। जी सर। सर्वोदय क्या होता है सर? जी, समाख्या, महिला समाख्या सर? महिला वही उसकी विकास की बात है। ठीक है, महिला के सर्वांगीण विकास, समानता। ठीक है, महिला समख्या कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसी को समख्या के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी कार्यक्रम को। ठीक है, ये जिसे पिछड़े समूह की जो महिला है उनकी शिक्षा की बात कर दिया, उनके सशक्तिकरण की बात कर दिया, वही समख्या है। महिला के पिछड़े, आर्थिक तौर से जो पिछड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी बात हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी के अंतर्गत कही गई है। तो यानी विकास वगैरह की बात इसी के अंतर्गत कही गई। 1989 में जो है ये शुरू किया गया था। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 वाली थी, उन्हीं के अनुसार ये फिर शुरू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ही अंतर्गत ये चीज़ें शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, वातावरण तैयार कर सके, अपना सकारात्मक भूमिका निभा सके, अपने शैक्षिक क्रियाकलाप की सुविधाएं सही तरीके से कर सके, मॉनिटरिंग करने में समर्थ हो सके, है ना, शिक्षा के लिए उसे अवसर मिल सके, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उसकी सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके, यही समख्या है, यही समख्या कार्यक्रम थी। ठीक है ना, क्लियर है? बताइए। ओके, थैंक यू सर। हाँ, जी सर। नारायण जयप्रकाश नारायण ने 1950 में कौन सी योजना प्रस्तुत की थी? मैंने शुरुआत में ही आज आपको नोट करवाया था, बताइएगा जरा नाम। भूल गए? सबसे पहले सर्वोदय मैंने- सर, सर्वोदय। हाँ, सर्वोदय योजना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, एक एक बार में। अभी इसका ये आप लोग जानते ही हो, पढ़ चुके हो, मैं केवल रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, है ना, उसको एक्टिव कर लो, बस यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको याद रखिए। ठीक है, ठीक है, बताइए। जी सर। सही है। जी सर, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। किसका किसका सर राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन। हाँ सर, इसका ही NSSO। NSSO। हाँ सर। ठीक है, देख लो आपके सामने है। ठीक है, मनरेगा कब आया था? 2005। 2005 में।
चलिए, सर आपने 2006 लिखाया पर आज हाँ 2006 भी आता है, 2006 में नाम उसका संशोधन का पार्ट था, लेकिन अगर 2006 ऑप्शन में नहीं है तो 2005 की तरफ आप रुख कर सकते हो, ठीक है, 2005 पे रुख कर सकते हो, नो इशू। और सर इसका जो नरेगा नाम रखा गया था वो 2009 में रखा गया था ना? हाँ, नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में 2009, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा और वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे आपने एक नाम सुना होगा संथानम समिति के बारे में, ये समिति कब आई थी बताइए? 1962 में, 1962 में आई थी। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम कब आया था? भ्रष्टाचार निरोध एक एक्ट है 1947 और एक संपूर्ण देश में, ठीक है, मद्य निषेध, कौन सा? मद्य निषेध लागू कब हुआ? 1975 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, है ना। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था बताइए? एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 2005 में, 2005 में आया था, है ना। वैश्यावृत्ति को बंद करने के लिए मैसूर कानून बनाया, कब? 1956 में, 1956 में, ठीक है। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1910। सूचना का अधिकार 2005 में। चलिए, अभी भी आप लोगों ने बताया, अभी शायद हमने बताया भी तो था 2005 में, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 1999, ठीक है। और विजन 2020 फॉर इंडिया, विजन 2020 फॉर इंडिया कब आया था? 2012 में, 2012 में, ठीक है। 20 सूत्री एक कार्यक्रम है, 1975 में आया था। 20 सूत्री 20 फार्मूलेज प्रोग्राम है, इसको जाना जाता है 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, 1975 में, ठीक है। क्लियर रहेगा? बताते रहिएगा साथ साथ प्लीज़, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मुस्लिम अधिनियम कब आया था? मुस्लिम अधिनियम कब आया था बताइए? 1939 में, ठीक है ना, 1939 में। राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम देश कौन सा बताइए? राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश भारत है। CSR
सबसे पहले कहाँ पर आया था? भारत में आया था। CSR भी कहाँ आया था? भारत में। भारत में ही सबसे पहले आया था। ठीक है, और आप ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में, ठीक है, शुरू किया गया था। ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था, 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भारत में कब शुरू किया गया था? ये भी आप ध्यान रखेंगे, CSR के बारे में है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रक्रिया गढ़ी गई है वो कब गढ़ी गई है, कब ये प्रक्रिया हमारे सामने आई है? तो कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है 1953, ठीक है, बट अमेरिका के अर्थशास्त्री हावर्ड बोबेन के द्वारा, बिजनेसमैन थे, इन्होंने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। परंतु CSR जो है आधुनिक समाज में जो उभर के आया है वो 1960 लगाइएगा, 1953 मत करिएगा। 53 में जिक्र होता है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का, ठीक है, 1960 लगाइएगा। ठीक है, क्लाइंट और समाज के बीच कंपनी की जो ब्रांड होते हैं उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए CSR को यूज में लाया जाता है। ठीक है ना, बताते चलिए साथ साथ। जी सर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता है और आप लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा प्राथमिक समूह के बारे में। प्राथमिक समूह की प्रक्रिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो नाम कोले का आता है, CH कोले महोदय। प्राथमिक समूह के बारे में इनका नाम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो आपने एक नाम और सुना होगा, लुकिंग सेल्फ की बारे में बात करें या आत्मदर्पण का सिद्धांत की बात करें तब भी इन्हीं का नाम हमें देखने को मिलता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं CH कोले महोदय। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वहीं अगर हम माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? मीड का। किसका? मीड का। आई एंड मी का भी जिक्र होता है। बाद में इन्होंने सेल्फ जैसे शब्दों को रिलेट कराया। और फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक शब्द याद रखिए, और वो शब्द है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। किसका नाम आता है? जॉर्ज मीड का नाम आता है ना? जॉर्ज मीड का नाम आता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के पिता किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। फ्रायड ने कुल 5 अवस्थाओं के बारे में बात किया। ये तो शायद मैंने कल बताया भी था, आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। एरिक एरिक्सन ने 8 सिद्धांतों के बारे में बात किया है। मैस्लो ने 5 सिद्धांतों के बारे में बात किया है। कार्ल रोजर्स ने सेवार्थी केंद्रित उपचार दिया है। ये सब जानते हैं आप लोग ना। व्यवहार में जो है BF स्किनर ने दिया। इस पे तो डीप में बताने की जरूरत तो है नहीं, पता है ना आप लोगों को। तो आप बस बता दीजिए। क्या बता दूं? सन भी बता दीजिए क्योंकि सन पूछता है। कहाँ सन पूछता है जी? सन वगैरह मतलब कहीं पूछता है। टास्क सेंट्रल वाइज थेरेपी का पूछेगा तो आप 1951 लगा दीजिएगा। बाकी आप लोगों से BF स्किनर, सिगमंड फ्रायड, पावलाव वगैरह के सन वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है ना। TS क्या पूछा जाता है उसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसका बता दीजिए। फ्राइडियन का अगर थ्योरीज पूछता है तो 1940-50 बता दीजिएगा। ठीक है, 1938 स्किनर वाला आ जाता है, स्किनर हालांकि, बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट आता है सर। हाँ बस कॉन्सेप्ट। आता है इसमें लोग। ये तो बड़ी वैसी चीज़ है, इसमें नहीं पूछा जाएगा ये सब सारी चीज़ें, है ना, कि उसका वर्ष बताइए। अब सिलेबस ऑलरेडी इतना बड़ा खुद है उसका, है ना, इतना डीप में क्यों जाएगा? बड़े सिलेबस के अंदर डीप में कभी नहीं जाता कोई भी, है ना। कोई अगर बड़ा सिलेबस देगा उसके डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। फिर अभी जो है शाम वाली क्लास में अगर आप लोग जिक्र करेंगे तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा और भी आप लोगों से जो है इसके आगे और भी चर्चा कर दूंगा, है ना। उसके बाद आप लोगों का केस वर्क शुरू हो रहा है ना। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, है ना, शुरू हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन कहोगे तो क्वेश्चन करवा देंगे। ये तो 1 लीनियर टाइप का था, आपके पास कॉन्सेप्ट थे। ठीक है ना।
सर एक बार ना सारा जो यूनिट है सर थोड़ा थोड़ा बस ना ऐसे रिवाइज करवा दीजिएगा ताकि यही ना तो करवा रहा हूँ भाई, क्या करवा रहा हूँ बताइए आप, यही तो करवा रहा हूँ। ये यूनिट वाइज ही तो रिकॉल करवा रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 2 से तो रिलेट करवा रहा हूँ सब कुछ, है ना। अब ये बता रहा हूँ, अब आपको केस वर्क में चलूँगा। अब जो है सर ऊपर जो बताए थे एड्स वाला सर 2005 से बताए हैं सर, तो हाँ। 2005 में सर 1992 में क्या फर्क है सर? देखो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है ये, और ये कार्यक्रम को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जो 1992 में है वो बेसिकली शुरुआत की गई थी विश्व स्तर पर, है ना, 1992 वाले में। तो पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आपको दर्शाता है 1992 में, ठीक है, 1992 में। दूसरा वाला जो दर्शाता है वो बेसिकली 2005 दर्शाता है। अच्छा, 2005 वाली प्रक्रिया में क्या चीज़ें थी, कोई बताना चाहेगा मुझे? 2005 वाले में मतलब ये था कि समेकित प्रक्रियाएं थी। HIV संक्रमण के जो मामले थे जो तेजी से बढ़ रहे थे उसको घटाने के संबंध में, महामारी से निपटने के लेकर उस पर बल दिया गया था, ठीक है, उस पर बल दिया गया था और उसी पर ये जो है कार्य किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे 2005 तब आता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। उन्मूलन की प्रक्रिया में आप 2005 लगाएंगे, और नियंत्रण परिपेक्ष वाली प्रक्रिया में आप अगर जैसे कोई नया बीमारी कोई संक्रमण आ जा रहा है तो उसके रोकथाम के लिए आप जो है 1992 लगाएंगे, 1992 लगाएंगे। तो दोनों बातें हैं, दोनों आपको याद रखना है। 92 में शुरू भी किया गया था ये, है ना, इस कथन में इस चीज़ को आप जो है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। 1 दिसंबर। हाँ, 1 दिसंबर के। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल भाई सही जवाब है, ठीक है। सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया जाता है, सोशल वर्क का दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है। मार्च का अंतिम सप्ताह जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक कार्यकर्ता का दिवस होता है ना, याद रखिएगा, समाज कार्य के दिवस में, ठीक है। कहीं कहीं सोशल वर्क डेज भी कहा जाता है, बताइए। जब पेपर में पूछा जाएगा तो इस तरीके के सवाल आते हैं, आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा, है ना, ठीक है, क्लियर रहेगा। डेट फिक्स नहीं है सर, मतलब मार्च के जो लास्ट वीक होते हैं उसी नहीं, वो डेट वगैरह फिक्स तो नहीं है, लेकिन कई कई किताबों में कहते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को, है ना, जिस दिन ट्राइसोमी डे मनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डाउन सिंड्रोम दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन बोलते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है। परंतु अगर 21 मार्च आता है तो 21 मार्च लगाइएगा, अदरवाइज अगर 21 मार्च नहीं आता तो मार्च का अंतिम सप्ताह आता है। मार्च का जो महीना है ना वो सामाजिक कार्यकर्ता का ही दिवस के रूप में उसको जाना जाता है, मार्च के महीने को ही, है ना, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता या समाज कार्य के देश के नाम से वो जाना जाता है बेसिकली, ठीक है सर। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना, क्लियर। बाकी जो है हम लोग सेव कर लीजिएगा। ओके, सेव कर लीजिएगा PDF पर। ठीक है, सेव करके आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ फिर, ठीक है, जी सर। वीडियो भी सर। ठीक है।